आज के टाइम पर इन 21st सेंचुरी, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी में सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है। तो आज सबसे ज्यादा क्राइम किस चीज से रिलेटेड हो रहा है? साइबर क्राइम। ठीक है, स्कैम, सब साइबर लॉ से रिलेटेड है। साइबर लॉ छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बूढ़े तक, गवार से लेके पढ़े लिखे तक, हर कोई इसके शिकार में आ जाता है, चाहे ऐसे या ऐसे, किसी भी तरीके से आ सकता है। साइबर लॉ से खुद को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है बेगूसराय में भी साइबर पुलिस स्टेशन है। कितने लोग देखे हैं? हाँ, कोई नहीं जानता है। गाड़ी देखे हो, साइबर लिखा हुआ, साइबर पुलिस ऐसा, साइबर सेल ऐसा। बेगूसराय में भी जो मेन टाउन थाना है उसके अंदर जब जाओगे तो एक सेपरेट ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं ऊपर में साइबर सेल। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का स्कैम हो गया, यूपीआई से रिलेटेड कोई इशू। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई पेमेंट करते हैं, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे। गवर्नमेंट इस चीज को और फ्लुएंट बनाने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स लेके आई। ठीक है, अब वेबसाइट की जब बात हो तो वेबसाइट में एक यूआरएल होता है। कौन कौन जाता है? यूआरएल क्या होता है? यूआरएल बोलो बोलो। वो आईपी एड्रेस हो गया। यूआरएल होता है हाँ, वो यूआरएल क्या होता है? .com, google.com, bihar.state.gov.in, ये यूआरएल है। ठीक है, flipkart.com, amazon.in, these are the URLs। हमेशा याद रखिए, कोई भी वेबसाइट खोलिए, किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए तो उसका यूआरएल जरूर ध्यान में रखिए कि यूआरएल क्या है इसका। अगर वो गवर्नमेंट वेबसाइट होगा तो उस पर क्या लिखा होगा? gov.in। इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट का वेबसाइट खोलोगे अगर, उसमें gov.in जरूर होगा या .org होगा। org क्यों होगा? ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट करती है, मर्जर करती है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी का जो है वेबसाइट, अगर आप चेक करेंगे वहां .org लिखा हुआ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो .org, .in, .com, .gov.in ये सब वैलिड यूआरएल्स है। इसके अलावा अदर यूआरएल पे क्लिक कीजिएगा, हो सकता है आप स्कैम के पार्ट हो जाए। ठीक है, अब मान लो कोई स्कैम हो ही गया आपके साथ। बहुत सारे तरीके के स्कैम होते हैं, तो एक दो एग्जांपल बताओ। बताओ, आप बताओ कुछ एक स्कैम का एग्जांपल बताओ। मोबाइल फोन यूज करते होगे, पेमेंट, हाँ, मोबाइल फोन की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसमें इशू हो जाता है। उसके अलावा आप देखे होंगे, सुने होंगे अभी डिजिटल अरेस्ट। कोई सुना है डिजिटल अरेस्ट? देखो तुम बहुत आंसर दे, तुम बताओ डिजिटल अरेस्ट तुमको सब पता है, बोलो। डिजिटल अरेस्ट बॉयज, यार लड़कों को बहुत होता है डिजिटल अरेस्ट, बताओ जल्दी तुम ही लोग नहीं बता रहे हो। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? सुने हो नाम डिजिटल अरेस्ट का? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज आया होगा, कुछ आया मैसेज आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिजिटल अरेस्ट का? नहीं, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको कोई सीबीआई ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कोई कॉल करके बोलेगा कि आपका सो एंड सो अकाउंट है फलना फलना बैंक में, वो फ्रीज हो गया है, आपको उसको छुड़ाना है, नहीं छुड़ाइएगा तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसको छुड़ाने के लिए आपको 5,000 पेमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ में कभी नहीं लिखा है और कहीं नहीं लिखा है कि
अरेस्ट से बचने के लिए, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा दे रहे हैं पुलिस को या किसी को, वो करप्शन में आ जाता है, ठीक है, विजिलेंस डिपार्टमेंट एक्शन में आ जाएगी। अगर आप करप्शन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या करवाते हैं पुलिस को, या पुलिस करती है तब, तो डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहना है। सबसे पहली बात तो कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर, सीबीआई या ये सब को, आपको बैंक से कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, सीबीआई को भी जानकारी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ईडी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कुछ हलचल ना हो उस बैंक अकाउंट में। इसीलिए घबराना नहीं है डिजिटल अरेस्ट से। उस वक्त क्या करना है आपको, कॉल कट करना है सबसे पहले, ना गाली गलौज करना है ना कुछ करना है, कॉल सीधे कट करना है, उसको आप ब्लॉक कर दीजिए नंबर। दूसरा एक चीज होता है, आजकल सुने होंगे, हैकिंग, ठीक है। क्या होता है हैकिंग? क्या किसी भी चीज को, यस राइट, इंस्टाग्राम को हैक। कभी किसी के साथ हुआ इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बना दिया किसी ने और पैसा मांग रहा है सबसे? किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सुने हो? राइट, हुआ है। कितना रुपए मांगा गया? मांगा गया पैसा, होता है ना, मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। सेम आईडी, सेम फोटो, माइनर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा? फुल स्टॉप लगा देगा, डैश लगा देगा, जो कि एक नजर में दिखेगा ही नहीं कि हाँ ये तो लिखा हुआ है कि फलना कुमार, ठीक है, सेम है, कुछ नहीं, अंतर नहीं है। कुछ लोग पैसा भेज देते हैं कि हाँ भाई लो जरूरत होगा, करीबी मित्र जो हो गए वो तुरंत भेज देगा, हाँ भाई बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो उससे भी अवेयर रहना है। अगर उस तरीके का एक्टिविटी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी पे भी होता है, उसको सबसे पहले ब्लॉक कीजिए। और उसी में ऑप्शंस होगा रिपोर्ट करने का, राइट। इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शंस होते हैं, रिपोर्ट कीजिए उसको, खुद से भी कीजिए और 5-6 लोगों से भी करवाइए। तब भी नहीं होता है, तब आप साइबर सेल में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। साइबर सेल का ऑनलाइन आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। दूसरा, इवन वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट, आप जब नेट पे डालोगे डिजिटल साइबर सेल से रिलेटेड, तो उसमें ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर होता है। आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कीजिए, और वो भी 0 कॉस्ट पे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है कंप्लेन रजिस्टर कराने में। ना एफआईआर रजिस्टर कराने में पैसा लगेगा, ना इन्वेस्टिगेशन करने में पैसा लगेगा, ना कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करने में पैसा लगेगा, कभी नहीं लगता पैसा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स या कोई अथॉरिटी कभी किसी चीजों के लिए पैसा मांगती है, दैट विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ करप्शन लॉ। आप उसका कंप्लेन विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक छोटा सा मेल, मैसेज, कुछ भी करके डाल सकते हैं। समझ में आया? तो करप्शन को हमेशा ना कीजिए। बीइंग ए यूथ, हम लोग यूथ हैं, नए हैं, अगर हम ही लोग अपने आप में करप्शन का बढ़ावा देंगे तो आप समझिए कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वो तो अपना काम करा लेगा, क्या जिसके पास पैसा नहीं है उसका अधिकार नहीं है? उसका ड्यूटी नहीं है? तो करप्शन को खत्म कीजिए। कल को आप कुछ बनिए, पुलिस ऑफिसर्स बनिए, अथॉरिटी बनिए, एसडीएम बनिए, डीएम, जो भी बनना है, पब्लिक ऑफिसर बनिए, बट करप्शन वाला काम मत कीजिए। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इवन अथॉरिटीज, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सर्कल ऑफिसर्स, अमीन जिसको बोलते हैं जमीन नापता है, सब लोग पैसा लेके काम करता है। हम लोग क्यों काम करवा लेते हैं उससे? क्योंकि कॉल किए तुरंत आ गया, नाप दिया, मेरा काम हो गया ना, दूसरे से क्या मतलब हमको, राइट। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ठीक है। बट हम ही लोग आपस में बढ़ावा देते हैं। जिस दिन आप मना कर दीजिएगा ना, तो वो अमीन को लगेगा कि अरे फलना बाबू मना किया, दूसरा कोई देगा ना। जिस दिन वो दूसरा कोई भी मना कर दिया ना, तो उस दिन उसको दिमाग में घूमेगा भाई वो भी मना कर दिया, तीसरा कोई भी मना कर दिया ना, तब उस दिन सरेंडर कर देगा वो कि भाई कोई पैसा नहीं दे रहा, काम तो हमारा है, हमको करना ही पड़ेगा, सरकार हमको पैसा देती है। और अगर पॉलिटिशियन करप्शन
उसके लिए भी है विजिलेंस डिपार्टमेंट। आप लिखो, मेल लिखो, मैसेज करो। वो भी हमारा अधिकार है। एक बार ना करके तो देखो करप्शन को, क्या होगा। एक हफ्ता डिले हो जाएगा आपका काम, महीना भर डिले हो जाएगा आपका काम, आपको दौड़ना पड़ेगा। ऐसा भी होता है ना, बोलो। फंसा देगा दूसरे चीज में आपको। हाँ, ये भी तो अच्छा, अब सुनो, अब सुनो। अगर तुमको पता है कि हम सही हैं, हमने किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया, तो थोड़ा दिन झेलने में क्या जाता है। मुझे बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। हर इंसान चाहता है, बोलता है कि पॉलिटिशियन के पास इतना है, पैसा है, इतना कुछ है। भाई वो भी उस पद के पहुंचने के लिए अपने आप को बहुत तपाया है। हम हर पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे हैं, उस पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे हैं जिसको स्पून फीडिंग हुआ है, जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो झेले हैं उस चीज को। ठीक है, बिहार में ही बेसिक एग्जाम्पल में देखो, जयप्रकाश नारायण, सब सुने होंगे नाम। उन्हीं के आंदोलन से नीतीश जी आए पिक्चर में, नीतीश कुमार एक्स सीएम, वो भी तो जेल गए थे, उनको भी तो प्रताड़ित किया गया था। लेकिन अब ये समझें कि भाई मेरे काम हो जाने से मेरा काम हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम तो है, राइट। इसलिए थोड़ा प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है कुछ ऊपर चढ़ने के लिए। घी बनने के लिए भी घी को, थोड़ा मलाई को जलाना पड़ता है। ओके, तो उतना अगर सोचोगे कि भाई कि नहीं वो तो कर रहा है तो हम भी करा लेते हैं, तो फिर करप्शन तो बढ़ेगा। पैसा कमाओ, आधा पैसा जाके पुलिस वाले को दो, काम हो जाएगा आपका। लेकिन इतना याद रखना, जब पुलिस वाले आपका उस वक्त तो काम कर देंगे 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन वो कभी ऑन रिकॉर्ड आपकी बात नहीं लिखेंगे, पेपर में कभी आपका बात नहीं लिखाएगा। जिस दिन उस पुलिस ऑफिसर का तबादला हुआ, जिस दिन वो अथॉरिटी का तबादला हुआ और वापस से वो पेपर खुला, फिर से आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। या तो काम करवाइए, या फिर तो आपका काम तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, हुआ पैसा दे के भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर फायदा क्या। बस साल 2 साल के लिए मजा हो गया कि भाई निश्चिंत हो गए, यही ना। तीसरा साल फिर खुलेगा, फिर से वापस पैसा दे देंगे, काम खत्म। आप लोग सुनते भी होंगे, दिस इज द रियलिटी। फिर से खुल गया, रीओपन हो गया। ठीक है, क्यों होता है ये सब होता है? करप्शन बहुत ज्यादा है, होता है, बिल्कुल नहीं नहीं। हमने अभी क्या पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम नहीं है। पैसा तो हम ही देते हैं ना, करप्शन हम तो हमारा। एक सेकेंड, डिबेट कंपटीशन नहीं है, एक एक करके कुछ। हमसे गवर्नमेंट है, हमने यही पढ़ा, डेमोक्रेसी का मतलब हमसे गवर्नमेंट है, ना कि गवर्नमेंट से हम। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को बदलेंगे, हमारे अंदर सिविक सेंस आएगा, तो अपने आप चेंज आएगा। एक बात बताओ, जो भी पॉलिटिशियंस, पब्लिक अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटी है, ये इसी 10 लोग जो बैठे हुए हैं, इसी में से कल कोई बनेगा, यही से ना बनेगा। आज जो हमारी मेंटेलिटी है, मानसिकता जिस हिसाब से बनती है, बात करने का तरीका हुआ किसी से, वो चीज एक बार अधिकारी बनने के बाद खत्म हो जाएगा क्या? सोचो जरा इस चीज पे, नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने अंदर वो मेंटेलिटी लेके नहीं आएंगे, तब तक कैसे समझेंगे कि सामने वाला हमसे प्यार से बात करे? होगा क्या? पुलिस ऑफिसर आपको गाड़ी चलाते हुए रोक लिया तो उल्टा आप उस पर चढ़ गए, भाई वो पब्लिक सर्वेंट है, तुम उसको एक थप्पड़ मारोगे, तुमको 1 साल के लिए जेल में डाल देगा, कुछ किए बिना। ठीक है, आपको आराम से बात करना होता है, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। कभी जब गलती हो जाए तो गलती मानने में कोई बुरा नहीं है। ओके, तो जब सिविक सेंस आपके अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा, अपने आप समाज में बदलाव आएगा। हम लोग रील्स जब देखते हैं तो देखते हैं इंग्लैंड में बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, जापान में बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, यूके यूएस दिख रहा है। क्यों है अच्छा? क्यों? वहां पे लिटरेसी रेट अच्छी है। दूसरा, सिविक सेंस। सर यहाँ भी तो केरला भी अच्छा है। ठीक है, मणिपुर जाओ, मणिपुर में देखो। ठीक है, सिविक सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब रूल ऑफ लॉ भी अच्छे से चलेगा। ठीक है,
अब ये हो गया ज्ञान की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। साइबर लॉस के बारे में समझ में आया। हमेशा कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और साइबर लॉस गवर्न कैसे होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लिख लीजिए आईटी एक्ट। आईटी एक्ट, अभी लेटेस्ट डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है, वो भी लिख लीजिएगा। आईटी एक्ट एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लिए डाटा प्रोटेक्शन। अब ये समझते हैं रोल ऑफ एडवोकेट्स एंड रोल ऑफ पुलिस पर्सनल। पहले मैं वकील की बात कर लेता हूँ, खुद वकील हूं तो उसके बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। पुलिस के बारे में भी बताऊंगा अच्छे से, लेकिन फिर आप लोग उस पर करप्शन घुसा दोगे, इसलिए उसको थोड़ा साइड रखते हैं, बहुत बात होगी। एडवोकेट हर वो इंसान जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है वही एडवोकेट होता है। अब आप बोलोगे सर वो एफिडेविट करने वाला वो भी वकील, हाँ वो भी वकील है, लेकिन वकील में भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। पुलिस में जैसे होता है ना, सबसे नीचे असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, ऐसे उसी तरीके से वकील में भी होता है, ठीक है। डिवाइडेड है हर चीज। अगर आपको जज से रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो आपको टीयर 1 वकील के पास जाना पड़ेगा। ये लॉ में नहीं है, बेसिक बता रहा हूं आप लोग को। अच्छे वकील के पास जाना पड़ेगा जो आपसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड बात करे, हवा में बात नहीं करे। अगर वो वकील जो सिर्फ आपकी बातों पे, आप जो बोले 2 वर्ड उस पे वो ज्ञान दे दिया, तो वो वकील नहीं है। एडवोकेट वो होता है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के बात करेगा। हम भी गवर्न होते हैं बार काउंसिल से, और बार काउंसिल हमें कहती है बिना डॉक्यूमेंट देखे अपने क्लाइंट्स को कुछ भी सजेशन नहीं दीजिए। हो सकता है आप जो कह रहे हो मुंह जुबानी बातों से, वो डॉक्यूमेंट पे कुछ और होगा। माइनर सा डिफरेंस होता है मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में, ठीक है, लेकिन एक का सजा जिंदगी भर और मौत का है, और एक का सजा 10 साल तक का है। माइनर सा डिफरेंस है अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर में। फलना आदमी क्लाइंट क्या बोलेगा, एगो भैया मर्डर कर दिलिए, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है, नहीं वो मर्डर नहीं हुआ है अभी तक, अटेम्प्ट। माइनर डिफरेंस है, लेकिन बोलचाल से सजेशन गलत हो सकता है, आपका क्लाइंट फंस सकता है। तो एक वकील कभी ऐसा गलती नहीं करेगा कि सिर्फ मुंह जवानी कुछ आप बोले 2 वर्ड और उस पर पूरा ज्ञान दे दिया आपको, नहीं। वैसे वकील से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा चीज, एक वकील का काम सिर्फ जज के पास बहस करने से नहीं होता है, उससे आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट पढ़वाना है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब आप वकील को भेजिए, वो पढ़ेगा, बताएगा आपको। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट के जो कुछ टर्म्स होते हैं वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लीगल टर्म्स है, वो आपको एडवोकेट बताएगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे वकील के पास जाएंगे, वो इतना खर्चा बताएगा, ये बताएगा, वो साथ में राय दे रहा है भाई आपको। वो आपके डॉक्यूमेंट को आधा पौने घंटा पढ़ के 10 मिनट के लिए आपसे बतिया के राय दे रहा है। ये आप खुद भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल इशू से रिलेटेड कुछ काम हो, तब आप एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। कोई लॉ की जानकारी चाहिए तब संपर्क कर सकते हैं। लोन लेना है आपको, बैंक से लोन लेना है, लोन एग्रीमेंट के बारे में जानना है, कौन मदद करेगा? एडवोकेट। क्योंकि बैंक को भी अपना लोन एग्रीमेंट जब बनाना होता है तो हमारे पास ही आता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा लोन एग्रीमेंट बनाना है, तो कौन बनाएगा? एडवोकेट। कौन बताएगा? एडवोकेट। साइबर इशू हो गया, उसमें भी आपकी हेल्प कौन कर सकता है? एडवोकेट। लेकिन एक और चीज है, जब आप चावल दाल खरीदने जाते हैं, 4 दुकान में दाम पूछते हैं ना, तो वैसे ही 4 दुकान में दाम पूछा कीजिए, ठीक है। तब आपको सेकंड ऑप्शन हमेशा समझ में आएगा कि इस एडवोकेट ने फलना फलना धारा बताया,
इस एडवोकेट ने फलना फलना धारा बताया, दोनों कंफ्यूज कर दिया आपको, तब तीसरे के पास गए, वो क्या बताता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पढ़ते हैं। हिंदुस्तान की ये स्थिति है कि पहले लीगल इशू हो जाएगा, उसके बाद वकील के पास जाएंगे, लेकिन उस लीगल इशू को अराइज कैसे करना है या कैसे काम करना है, वो अराइज ही ना हो उससे पहले एडवोकेट के पास कोई नहीं आता। डॉक्टर और वकील इससे चाहता है जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। डॉक्टर से दूर रह नहीं पाता क्योंकि चटपटा मसाला डेली खाना है हमको। वकील से दूर रह नहीं पाता क्योंकि लीगल काम तो डेली करना है हमको। गाड़ी चला रहे हैं, ठुक गया गाड़ी, इंश्योरेंस का क्लेम होगा, लीगल इशू हो जाएगा। हर चीज में है, सुबह से लेकर शाम तक। सर कोई आदमी अगर अपना केस लड़ना चाह रहा है तो वो भी उसको होता। ऑथराइज करना पड़ेगा बार कौन से पहले सरकारी हो केस। इन पर्सन भी जा सकते हैं आप। अब आप देखिए एक चीज, कोर्ट में ना बहुत सारे ऊंच नीच चीज होते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले लोग पैरासीटामोल और डोलो 650 खा लेता है ना, लेकिन क्या डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है डोलो 650 खाइए आप? नहीं। यही अंतर होता है इन पर्सन जाने में और एडवोकेट के साथ जाने में। हर इंसान हिंदुस्तान में खासकर, ये भी सिविक सेंस का रीजन है, चाहता है कि हम ही बाप हैं। दिस इज द रियलिटी। नहीं उस रीजन से मैं पूरा बात सुनो। अगर आपको ये लैपटॉप या कंप्यूटर ठीक करवाना है तो आप बोलिएगा क्या कि अरे हम थोड़ा बहुत तो सीखे ही थे, स्क्रू ड्राइवर खोल खाल के अपने से चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने में दूसरा चीज खराब हो जाएगा आपका। खुदा न खास्ता कभी कभी बन भी जाता है, कभी कभी बन भी जाता है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ दिन में खराब हो गया तो फिर भैया थोड़ा लैपटॉप ठीक करवा दीजिए ना, होता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले दवाई खा लेते हैं दुकान पे जाके दुकान से दवाई ले लिए सिर दर्द का, पैर दर्द का, लेकिन जब फिर वापस खराब हो जाता है तो दुकान वाला भी हाथ खड़ा कर देता है, नहीं भैया तुम वहीं जाओ, हम नहीं देंगे दवाई, ठीक है। वो दुकान वाला जो है ना, वो ऑथराइज नहीं है दवाई देने के लिए आपको, वो सिर्फ दवाई बेचने के लिए ऑथराइज्ड है। हम उससे दवाई मांग रहे हैं तो हमारी भी गलती है, हमें भी ये समझना पड़ेगा। हम उससे दवाई मांग रहे हैं, हमारी भी गलती है, हम उससे दवाई मांग रहे हैं। हमें उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, हर चीजों के लिए। चाट पकौड़ी जो खाते हैं उसको थोड़ा कम करना हो, उसी तरीके से एडवोकेट का भी सीन है। आप खुद से भी जाके लड़ सकते हैं केस, लेकिन केस को लड़ने तक जाने से पहले जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है वो आपको एडवोकेट ही बता पाएगा ना। कौन सा फाइल कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको एक बात बताओ, गाइडलाइन में ही नॉलेज होना चाहिए सर। यस, छोटा नॉलेज रखो, ऑप्शन अगर नहीं है लेकिन जो चीज जिसका काम है वो लड़ सकते हैं। उसी को दो। माय सिंपल पॉइंट इज दिस, जो जिसका काम है उसको करने दो, उस पर भरोसा रखो। नहीं होता है तो चेंज करो, कमी नहीं है प्रोफेशनल्स की इंडिया में। नहीं अर्जेंसी में अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है उस वक्त के लिए, अरे सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम लड़ना चाह रहे हैं, अगर आप सवाल लड़ो, available है। आप लड़ो, लेकिन वहां जाने के लिए भी कुछ तरीका होता है ना, कागज पुर्जा लगता है ना, वो कौन बताएगा आपको? एडवोकेट ही बताएंगे। एडवोकेट ठीक है, तो एडवोकेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। गाइडलाइन उन्हीं का होगा। ओके, हम ये नहीं कह रहे आप खुद से नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, जाइए, हम तो अवेयर करें, जाओ, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। ये मत सोच के जाओ कि भाई हम 2 मिनट खड़े रहे कोर्ट में मेरा सारा काम हो गया, नहीं, कभी नहीं होता। एक एडवोकेट भी जब आपका केस लेके जाता है, उसको डेली बेसिस पे कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरना होता है वो खुद समझता है। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं किसी चीज के इलाज के लिए, तो वो आपकी जो इशू है वो खुद समझेगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ अपना प्रॉब्लम बता रहे हो उसको। अब खुद से इलाज करोगे तो फिर दिक्कत है। तो एडवोकेट का रोल वहां तक है। अब आते हैं पुलिस के रोल पे। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस का अहम रोल है। हम लोग बहुत डर जाते हैं जब पुलिस से बात करना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, अगर किसी से कोई क्राइम हो गया है ना, कोई भी क्राइम हो गया है, कभी खुद से मत जाओ पुलिस के पास, ठीक है। बीइंग एन एडवोकेट मैं सलाह दे रहा हूं,
कभी भी आपसे अगर कुछ क्राइम हुआ है, मुझसे ही कोई ना कोई क्राइम हो गया हो, मैं खुद से पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। आप अपने रिलेटिव को भेजिए, अपने दोस्त को भेजिए, अपने एडवोकेट को भेजिए, क्योंकि वो पुलिस उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसके पास पावर ही नहीं अरेस्ट करने का, वो सिर्फ आपको अरेस्ट करेगा। दूसरा चीज, कभी भी पुलिस से बात करें, चाहे आप बात कीजिए बीइंग एन एक्यूज्ड या चाहे नॉर्मली कुछ सलाह लेने के लिए भी बात कीजिए, हम्बल होकर बात कीजिए कि हम सीखने आए हैं। जैसे शिष्य गुरु के पास जाता है ना सीखने के लिए, वैसे ही आपको पुलिस से बात करना है। भले आप बहुत बड़े अफसर हो, कुछ भी हो, बट एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट से बात कीजिए हमेशा। जैसे ही आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना, सामने वाला कितना भी गुस्से में हो, कितना भी झल्लाते हो, 2 मिनट में शांत हो जाएगा वो। और कभी भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, अगर वो चेयर पे बैठा हो या ड्यूटी पे हो, उसको अंकल, आंटी, चाची, मम्मी, ताऊ करके नहीं बोलना है। ऑलवेज शो रिस्पेक्ट। सर, मैडम, चाहे वो आपकी मम्मी क्यों ना हो, चाहे वो आपके पापा क्यों ना हो, अगर वो चेयर पे बैठे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, सर, मैडम, इससे क्या होता है, जो सामने वाला इंसान है ना, वो खुश हो जाता है। अरे हमको इज्जत दिया, सर करके बोल रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पे चालान कट रहा है, अरे अंकल छोड़ दीजिए ना अंकल, नहीं भाई, सर करके बोलो, मैडम करके बोलो। वो उनको थोड़ा मानसिक में लगता है कि हाँ भाई, नहीं, हमको रिस्पेक्ट से बात किया। डरने की जहां तक बात है, हर किसी को डर लगता है, ठीक है, डरना जरूरी है, लेकिन आपको ये डर छुपाते हुए कैसे आप बात करेंगे रिस्पेक्ट से, वो मायने रखता है। अगर वो बिजी है, किसी काम में बिजी है, उस वक्त मत टोको उसको करने दो। या फिर भी टोकना है तो स्टार्टिंग कैसे करना है आपको, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, या सॉरी टू इंटरप्ट यू, माफी मांगते हुए कि आप जो कर रहे हैं उसमें सॉरी कहते हुए आप आगे बढ़ो। रिस्पेक्ट दीजिए हमेशा, उलझना नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, दरोगा लेवल का सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, उसके हाथ में इतना पावर है कि वो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, जज, वकील, कोई भी कुछ समय के लिए ही उसका जिंदगी खराब कर सकता है, ठीक है, उसको परेशान कर सकता है। मूवी में भी आप देखते हैं ना, उसके पास इतना पावर है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं पुलिस से, बाइक चलाते हुए, अगर आपको कौन पावर दे दिया बाइक का ये निकालने के लिए, चाबी निकालने के लिए? उसके पास हर चीज का पावर है, ठीक है उसके पास पावर। आपसे कहीं पे भी रोड पे चलते पूछताछ कर सकता है, आपसे आपका आइडेंटिफिकेशन मांग सकता है, कहाँ हो, कौन है पापा तुम्हारा, घर का नाम बताओ, ये वो सब कुछ पूछ सकता है, उसके पास पावर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सीआरपीसी, बीएनएसएस, जो अभी नया लॉ आया, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें लिखा हुआ है पुलिस के पास इतना पावर होता है। इसलिए अपने आप को जितना उससे कम उलझाएं उतना ही बेहतर है। कानून की जानकारी चाहिए, खुद से गूगल कर लो, पता चल जाएगा। नहीं पता चला, एडवोकेट से कंसल्ट कर लो, पता चल जाएगा। और पुलिस वाले से कंसल्ट करो तो हिसाब से, वहां पे फिर वो दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है। साइबर लॉ समझ गए, पुलिस से कैसे इंटरेक्शन करना है वो समझ गए, वकील समझ गए, बेसिक एडवोकेट समझ गए, सब कुछ है, सब कुछ समझ गए। कोर्ट्स के बारे में जानकारी मिल गया, कैसे कोर्ट्स हायरार्की होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन माना, मतलब उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है इसलिए वो फाइनल है। ये नहीं बोलना है कि वो डिसीजन दे दिया तो फाइनल है, नहीं, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है हमारे पास, इसीलिए वो फाइनल है, ठीक है। तब इसी चीजों में बहुत तरीके के अपील्स होते हैं, हाई कोर्ट में अपील होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील होता है। तो ये सब चीज जानकारी, जैसे जैसे आप कभी उलझन में पढ़ो तब पता चलेगा। कोशिश करो नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, सेफली निकल जाओ, बन जाओ, अवेयर रहना, अवेयर रहो हर चीज। जानकारी होनी चाहिए हम लोग को कि ये हमारा अधिकार है और हम इस पे कभी जरूरत पड़े तो हम इस अधिकार का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक अवेयर खुद रहेंगे तभी हम समाज को भी अवेयर करेंगे। अब एक तो लॉ है, फोटो यही था, लास्ट है लड़कियों के लिए खासकर, हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का लॉ है, ये लिख लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013, इसको शॉर्ट में ना आप पॉस बोलते हैं, POSH, पॉस। ये अपने आप में बहुत घटिया लॉ है लड़कों के लिए, ठीक है। अगर लड़कियां पॉस लगाई, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, 2013 लिख लिए। ये जो लॉ है, ये लॉ बेसिकली वर्क प्लेस में जो महिला काम करती है उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी का गठन किया गया है, हर कंपनी में एक कमेटी का गठन किया गया है कि अगर कोई इंसान किसी भी लड़की से काम के दौरान ऑन ड्यूटी मान लीजिए किसी का हो सकता है, जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं उनको घर घर घूमना पड़ता है, ठीक है। तो वो घर घर जो घूमना है वो भी ऑन ड्यूटी वर्क है। ये नहीं कि सिर्फ वो 4 दीवारी के अंदर, जब तक उनका काम है तब तक ऑन ड्यूटी अगर वो कोई काम कर रही है, उसमें कोई किसी भी तरीके का सेक्सुअल फेवर मांगा जा रहा है किसी के द्वारा, चाहे हायर अथॉरिटी हो, लोअर अथॉरिटी हो, सेम अथॉरिटी हो, डजंट मैटर, अगर वो हो रहा है तो वो POSH पॉस कमेटी में जाके कंप्लेन कर सकती है। हर कंपनी को जहां पे 50 या अधिक एम्प्लॉय हैं, उसके अंडर गाइडलाइन है कि वो एक पॉस कमेटी का संगठन अपने कंपनी में ही इस्टेब्लिश करेगी। अगर वहां नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर बनाया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी का गठन किया गया है। उसका डिटेल आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो बिहार गवर्नमेंट का है उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप कंप्लेन, रिटन कंप्लेन लिख सकते हैं, बेसिक सिंपल हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आता है आपको वैसे लिखो कि मेरे साथ ये हुआ, इस तारीख को हुआ, इस टाइम पे हुआ, फलने आदमी ने किया, क्या किया डिटेल में लिख दो। उस कमेटी में लेडीज जो होते हैं उनके द्वारा जज किया जाता है, तो वहां घबराने की बात नहीं है, आप लोग खुल के बात रख सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। दूसरा एक एक्ट है पॉक्सो, POCSO, पॉक्सो 2012 का है। ये माइनर चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ अगर कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड पॉक्सो की जो धारा है उसको क्वेश्चन में, उसको पिक्चर में लिया जाता है, ओके। ये भी लड़कियों से रिलेटेड है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या है लड़कों के लिए मेल मैरिज, लड़का का कितना उम्र होना चाहिए शादी के लिए, क्या 21 फॉर मेल, लड़कियों के लिए 18। लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सरकार इस पे बात कर रही है कि दोनों का उम्र 21 किया जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट उसमें लिखा हुआ है शादी का उम्र कितना होना चाहिए, लड़कों का 21, लड़कियों का 18, ठीक है। यही अभी तक ऑफिशियल है, 21 ऑफिशियल नहीं है लड़कियों के लिए अभी। वो जब बिल पास होगा, सब कुछ होगा, डिस्कशन होगा तो फिर देखा जाएगा। लिख लिए इसको, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। लास्ट टॉपिक है, आप सब लोग यंग है, हम लोग भी यंग है, अभी हम सब लोग को ये पता होना चाहिए, वी आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर लॉ किसको किसको पता है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? कंज्यूमर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो? उपभोक्ता, राइट। कौन है उपभोक्ता? राइट, जो गुड्स या सर्विसेज
बाय कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। आप, हम, रोड पे जो चलता हुआ इंसान है, हर कोई कंज्यूमर, ठीक है, इससे कोई पीछे नहीं हटा। आपने फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाया, आ गया आपको पत्थर, स्टोन, कहाँ जा सकते हैं आप? कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं। उसका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर जिला में उपलब्ध है। बेगूसराय में भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अपील जो होता है वो स्टेट कमीशन में होता है, जो कि बिहार में पटना में अवेलेबल है, और उसका जो अपील होगा वो नेशनल कमीशन में होगा, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट से अवेयर रहिए। कोई भी सर्विसेज आपको मिला, अगर वो आप उससे ना खुश हैं कि नहीं ये सर्विसेज हमको जैसा बताया गया था वैसा नहीं है, तो यू कैन अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वहां पे भी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप खुद से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीगल प्रोसेस आपको समझने के लिए एडवोकेट आपको गाइड कर देगा कि हाँ पैसे चले जाइए, ये अप्लाई कीजिए, ये अप्लाई कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अपने कंज्यूमर राइट से भी अवेयर रहिए। और इसका लॉ कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, लिख लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019। देखिए, लास्टली इतना कहूंगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कभी भी लॉ नहीं मालूम है, इसका एक्सक्यूज मत दो किसी को। खुद को अवेयर करो और सामने वाले को भी अवेयर करवाओ, तब समझ में आएगा आपकी राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं किसी। और कभी भी लीगल इशू हो तो घबराओ मत, पहले उस लीगल इशू के बारे में पढ़ो। पुलिस वाले कुछ इशू करते तो उनसे पूछो कि आप किस लॉ के तहत मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, कौन सा धारा लगाए हैं, और क्या है, हमारा क्राइम क्या है। हमारे रिलेटिव को आपने अवेयर किया है कि नहीं कि मुझे आप अरेस्ट कर रहे हैं। ये डीके बासु का एक केस है 1996 का, 1996, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप अरेस्ट कर रहे होंगे किसी भी पर्सन को, उसको उसके लीगल राइट्स बताइएगा, आप उसके सेक्शंस बताइएगा, धारा बताइएगा, किसके तहत अरेस्ट किया जा रहा है। हर पुलिस वाला जो आपको अरेस्ट कर रहा है उसका वहां बैच लिखा होना चाहिए, नाम पता लिखा होना चाहिए कि कौन अरेस्ट कर रहा है। सब इंस्पेक्टर कर रहा है, एएसआई कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है, वो अपना डिटेल बताएगा कि हम कौन है। इसलिए अपना अधिकार और अपना कर्तव्य दोनों को समझिए और आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फॉर ऑल। थैंक यू एवरीवन।